कि सांस की नली से हम स्टार्ट करते हैं और हम अपने फेफड़ों तक, जब यहाँ पे हमको कोई भी तकलीफ होती है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ट्यूब होती है नाक के रिश्ते या मुंह के रिश्ते से, हम उसको सांस की नली में जाते हैं। सांस की नलियाँ पूरी तरह से अंदर देख लेते हैं। अगर उसके अंदर हमें लगता है निमोनिया है तो वहाँ से हम सैंपल ले लेते हैं। अंदर हमें लगता है कोई गांठ है तो वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो तलाक का भी बहुत कॉमन कारण है कि भाई हम सो नहीं पाते तो लोग तलाक भी अपने। नमस्कार, मैं आशीष कोडेटा इटर्नल हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। अक्सर हम लोगों ने सुना है, लोगों से सुना, परेशानियों में रहते हैं जो पड़ोसी हैं, हम लोग हैं। मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है, बरसात आती है, ठीक है, या फिर घर में सफाई का काम होता है तो लोगों के जुकाम, खांसी, सांस की तकलीफ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अधिक सेवन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि समाज में ज़रूरी नहीं है लेकिन उसकी वजह से भी फेफड़ों में पानी भर जाना, या फिर अनियमित नींद, इन सभी चीज़ों से हम कई बार बीमार रहते हैं। लोगों के दिमाग में रहता है कि ऐसे मौके पे किस डॉक्टर को दिखाया जाए। सो हमारा मानना है कि ऐसे मौके पे आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। पल्मोनोलॉजिस्ट जिसको हम लोग चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर भी बोलते हैं। और इसी सीरीज़ में आज हम आप लोगों से बात करवाने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर के शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर के शर्मा डायरेक्टर एंड एचओडी इटर्नल हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अभी जिस तरीके से मैंने बाय इंट्रोडक्शन दिया है, जिस पर मैंने बात कर रहा हूँ कि लोगों को परेशानी होती है घर में, हम लोगों ने कई बार देखा है मम्मी से, जैसे मम्मी काम के लिए बोलती है तो हम बोलते हैं कि मम्मी मेरे को तो बार बार छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो मैं ये नहीं करना चाहता। सो क्या ये वाकई में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कि हम लोगों को डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, या एक रूटीन का है जिसको कि हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं? देखिए, इसके कई तरह की होती बीमारियां। अगर अपन बात करें, शुरुआत होती है जुकाम। जुकाम मतलब सिंपल जुकाम होना, वायरल होना, जैसे हम देख रहे हैं जब भी सीज़न चेंज होता है, बारिश आती है, ठंड आती है, तो लोगों को नॉर्मल जुकाम हो जाता है जिसके अंदर गले में खराश होना है ना, नाक से पानी बहना, बुखार आना, ये सिंपल लक्षण है। और यूजली हम जो देखते हैं जुकाम या जो वायरल इलनेस होती है ये 2 से 4 या 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। पर अगर आपको नॉर्मल जुकाम है और आप देख रहे हैं 3 दिन के बाद भी आपका बुखार बना हुआ है, बुखार के साथ साथ में आपको खांसी है जो बहुत बढ़ रही है, और जो आपको सांस में दिक्कत आ रही है, अगर आपका सांस में दिक्कत आ रही है दैट मीन्स कि आपका जो जुकाम है वो लंग्स में गया है, फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है। ये वो समय है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो वो देख के फर्दर टेस्ट करा के अपन डिसाइड करेंगे भाई जुकाम जो लंग्स में गया है कि वो निमोनिया या नहीं कर रहा है या और कोई बीमारी नहीं कर रहा है। तो सिंपल जुकाम और निमोनिया वायरल में ये फ़र्क होता है। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे हमें एक्ट करना है। दूसरी जो चीज़ है कि अगर बार बार आपको जुकाम हो रहा है, विशेषकर जब मौसम बदलता है, या जैसे आप किसी डस्ट से संपर्क में आते हो या जैसे पेट से संपर्क में आते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आपको एलर्जी हो, और हो सकता है ये बाद में जाके अस्थमा में कन्वर्ट हो। तो अगर आपको रिकरेंट जुकाम हो रहा है तो आपको एलर्जी के लिए टेस्ट कराने चाहिए। और जुकाम के बाद में आपको हर बार आपको ऐसा लगता है भाई मेरा जो जुकाम है वो बिगड़ता ही है, लंबा चलता है, सांस में दिक्कत होती है, तो हो सकता है आपको अस्थमा भी हो। तो ये अगर सारे लक्षण है जुकाम के साथ साथ, तो इसका आपका जुकाम या तो अस्थमा की तरफ जा रहा है, या अगर आपको नॉर्मल वायरल की वजह से जुकाम है तो वो खराब हो रहा है। ऐसे वक्त पे हमें जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सो मैं ये मानूं कि सर जिस किसी को भी एलर्जी हो तो क्या अस्थमा के सिम्टम्स ही होते हैं, या ऐसा ही? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि एक 2 चीज़ें होती है, एक नॉर्मल एलर्जी होती है और एक अस्थमा होता है। तो अगर वही तो अस्थमा की, अगर नाक की जो एलर्जी होती है इसको हम राइनाइटिस कहते हैं। अगर वही एलर्जी लंग्स में चली जाती है और सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा करती है तो उसको हम अस्थमा कहते हैं। तो दोनों में बहुत थिन लाइन है, मतलब बेसिकली एक ही एयरवे, नाक से ऊपर, यहाँ से ऊपर हम नाक की बीमारी कहेंगे, यहाँ से नीचे अगर वो एलर्जी जाती है तो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हर एलर्जी अस्थमा हो, पर बड़ा कॉमन ऐसा है कि जिसको भी अस्थमा होता है उसको एलर्जी जरूर होती है। सो सबसे पहली चीज़ हमें समझने की है कि पल्मोनोलॉजिस्ट का जो काम है वो है कि सांस की नली से हम स्टार्ट करते हैं और हम अपने फेफड़ों तक, जब यहाँ पे हमको कोई भी तकलीफ होती है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप सर ने जैसे अस्थमा की बात करी है, तो अस्थमा के अंदर एक तो सर ने रीज़न बता दिया है कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग या अगर एलर्जी है तो आपको अस्थमा का केयर करना ज़रूरी है। मैं पहले एक बार केयर के बारे में सर से पूछ लेता हूँ कि सर केयर किस तरीके से करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, क्या ये
किसी एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है या किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है? बच्चों को भी, बिल्कुल। जो अस्थमा की शुरुआत होती है विशेषकर चाइल्डहुड में होती है, बच्चों में होती है। और हम देखते हैं इसमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है। जैसे बच्चों को अस्थमा है तो हम देखेंगे माता पिता या भाई बहन में अस्थमा की, या कई बार दादा दादी नानी तक भी अस्थमा की हिस्ट्री मिलती है। तो अगर आपको अस्थमा की हिस्ट्री है फैमिली के अंदर, बचपन में एलर्जी हो रही है, तो उस बच्चे को भी हमें एलर्जी का टेस्ट कराना चाहिए। अस्थमा 2 बार प्रेजेंट करता है, एक तो बचपन में प्रेजेंट करता है। बचपन का अस्थमा हम देखते हैं अधिकतर अगर दवाई लो या समय के साथ में कई बार सुधार आ जाता है, प्यूबर्टी पे जाके अस्थमा बेटर हो जाता है। एक होता है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जो लगभग 30 से 35 साल के ऊपर हम देखते हैं, यंग जब हो जाते हैं तो उसके बाद में सांस की दिक्कत होना शुरू होती है। तो दोनों ही एज के अंदर अस्थमा हो सकता है। तो अच्छा, अस्थमा जो बीमारी है वो सांस की नलियों की बीमारी है, जिसमें सिकुड़न होती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, सीने में जकड़न होगी, बार बार खांसी आएगी, नाक से पानी होगा। तो ये सारे लक्षण अस्थमा के हैं। ठीक। अब इसके अंदर मैं ये जानना चाहूँगा कि सर क्या खान पीन का भी फ़र्क पड़ता है? जी, खान पीन का फ़र्क तब पड़ता है कि हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानना है। अगर आपको कोई खाने की चीज़ ट्रिगर कर रही है तो उसको अवॉइड करना है। और विशेषकर हमने देखा अस्थमा के मरीजों को ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि चिल्ड चीज़ों से उनको यूजली ट्रिगर होता है। बाकी खाने की चीज़ें मैं आपको बताऊँ, हर एक के लिए अलग अलग होती है। कोई भी अस्थमा के लिए ट्रिगर होता है, भले वो खाना हो, भले डस्ट हो, भले पॉलन हो, भले पैक्स हो, भले पोल्यूशन हो। तो अपने ट्रिगर्स को या कारक को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप उसको पहचानेंगे और अवॉइड करेंगे तो आप अस्थमा से और उसके अटैक से बच सकते हैं। और इसके लिए शायद आप एक स्किन एलर्जी टेस्ट का सजेस्ट कर रहे हैं शायद? वो देखिए, हम एक IG लेवल कराते हैं ब्लड में। अगर वो बढ़ा हुआ आता है एलर्जी के मरीजों में तो एक स्किन एलर्जी टेस्ट करते हैं, जिससे हम जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, पॉलन्स हैं और डस्ट वगैरह है, उसका हम टेस्ट करते हैं। अगर हमें पता पड़ता है तो हम उसको अवॉइड करने की सलाह देते हैं। अगर हमें लगता है बार बार एलर्जी हो रही है तो इम्यूनोथेरेपी भी होती है जो हम देते हैं, जिससे कई मरीजों में बहुत सुधार आता है। इसके अलावा अस्थमा को नापने के लिए स्पायरोमेट्री नाम का टेस्ट होता है, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। तो उसके अंदर सिंपल फूक मार के आप ये जान सकते हैं कि आपका अस्थमा कितना सीवियर है और दवाइयों से कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। अब अस्थमा के साथ साथ में सर मैं बात करना चाहूँगा आपसे COPD के बारे, कि COPD के बारे में एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि COPD होता क्या है, किस रीज़न से होता है और उसका उपचार के लिए। अस्थमा और COPD दोनों बीमारियां लगभग सांस की नली की बीमारियां होती हैं। लक्षण लगभग सेम होते हैं, दोनों में सांस का भरना होता है। पर जो विशेष फ़र्क है वो ये है कि COPD जो है यूजली एल्डरलीज वाले ज़्यादा एज के लोगों में होती है। यूजली 40, 45 से 50 साल के बाद में लोग COPD ज़्यादा देखते हैं। अस्थमा बचपन में या अर्ली एज में ज़्यादा होती है। पहला ये फ़र्क है। दूसरा ये है कि अस्थमा जो होता है मौसम और दवाइयों के साथ में बदलता रहता है, कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाएगा। COPD प्रोग्रेसिव है, धीमे धीमे हम देखें वक्त के साथ बीमारी बढ़ेगी। अस्थमा जो होता है, जिसमें मैंने कहा कि जेनेटिक होता है, यूजली हमें ऐसा लगता है कि भाई किसी ना किसी ट्रिगर हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री मिलती है। जबकि COPD का जो होता है उसका मेन जो कारण है वो स्मोकिंग या पोल्यूशन है। सबसे कॉमन कारण यही है। और अधिकतर स्मोकर्स जो लॉन्ग टाइम तक स्मोकर्स हैं, हमने देखा लास्ट में जाके उनको COPD की बीमारी होती ही होती है। तो ये विशेष फ़र्क है। और अस्थमा में अगर हम टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो अस्थमा से हम बच भी सकते हैं, उसके अटैक से बच सकते हैं। COPD में हमें अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं या अगर पोल्यूशन से, तो उसको हटाना ही पड़ेगा, तभी आप उससे बच सकते हैं। तो सर अब जैसे आप अस्थमा और COPD के नॉर्मली कॉमन से ही सिम्टम्स बता रहे हैं, तो एक हमने ना कई लोगों को देखा है कि वो लोग इनहेलर यूज़ करते हैं। वाकई में वो अस्थमा के लिए करते हैं या इनहेलर का यूज़ जो है वो किसी और बीमारी की वजह का यूज़ करना पड़ता है? देखिए, COPD और अस्थमा दोनों का ही जो इलाज है वो इनहेलर है। दोनों में इनहेलर का उपयोग होता है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों के इनहेलर के अंदर, दवाई के अंदर जो इनहेलर के अंदर जो दवाई होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है दोनों के लिए। अगर हम देखें तो दोनों के इनहेलर लेना पड़ता है और लंबे टाइम तक लेना पड़ता है। अस्थमा के मरीज को इनहेलर तब तक लेना पड़ता है जब तक कोई सिम्टम कंट्रोल में नहीं है। और COPD का पेशेंट अगर अपना स्मोकिंग नहीं छोड़ता है, पोल्यूशन से नहीं बचता है, तो हो सकता है उसको लाइफ टाइम इनहेलर लेना पड़े। अच्छा, इनहेलर को एक बड़ी भ्रांति है, लोगों को लगता है भाई अगर मैं इनहेलर लूँगा तो मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आदत और ज़रूरत में डिफरेंस होता है, ये हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। ये आदत नहीं है, ज़रूरत है। अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको COPD है, तो इनहेलर आपको हेल्प करेगा आपकी बीमारी को कंट्रोल करने में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इतने अच्छे इनहेलर्स उपलब्ध हैं विशेषकर अस्थमा के मरीजों के लिए कि अगर
मरीज अपना इनहेलर समय पे ले रहा है और रेगुलरली डॉक्टर के बताए अनुसार ले रहा है, तो हमने देखा है कि लगभग उसका अस्थमा पूरी तरह से कंट्रोल में हो सकता है। ग्रेट। सो जिस तरीके से भोजन हमारी ज़रूरत है, अगर आपको अस्थमा और COPD है तो आपके लिए ज़रूरत है, तो आपको इसको रेगुलर, जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है तब तक आपको इसको यूज़ करते रहना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर को दिखा तो देते हैं, दवा क्यों 5 दिन की देते हैं, हम 3 दिन तक लेते छोड़ देते हैं, 15 दिन बाद वापस बीमारी हो जाती है, 1 महीने बाद वापस बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक डॉक्टर ने हमको मेडिसिन बताई गई है तब तक हमें लेना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर बेस्ट जानता है हमारी बॉडी को देखते हुए कि इसको ट्रीटमेंट का कितना टाइम चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसको ज़रूरत तक ही रहने दीजिएगा, उसको आप वैसे मत कीजिएगा कि उसको आप नज़रअंदाज कर दें। सर एक और टर्म, जैसे मतलब बहुत कॉमन कई बार क्या होता है, लोगों से जब बात करते हैं ना तो कहते हैं कि डॉक्टर ने तो ILD बताया है। कई बार जैसे आपने COPD के बारे में बता दिया, तो कई बार कहते हैं जी ILD बताया, तो ये ILD क्या होता है, तो कई लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि सर कि लोगों को पता नहीं होने की वजह से या किसी और को दिखाने की वजह से या सेल्फ नॉलेज की वजह से, क्या बोलो आज की डेट में गूगल के हिसाब से, तो लोग बाग उसको या तो निमोनिया से वो कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं कि निमोनिया और ILD सेम है। तो एक बार थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें सर। देखिए अस्थमा और COPD जो है वो सांस की नलियों की बीमारी है। ठीक है, अब जैसे 2 सांस की नलियां हैं, इनके बीच की जो जगह है ना, इसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो सांस की नलियों के अंदर से ऑक्सीजन जाती है और इधर अपने ब्लड वेसल होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन आती है और ब्लड से हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो जो ये बीच की जो झिल्ली होती है जिसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है तो इसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ILD कहते हैं। तो दोनों बीमारियों में डिफरेंस है भाई, वो सांस की नली की बीमारी है, ये सांस की नली के बीच में जो इंटरस्टिशियम है उसकी बीमारी है। ILD के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ILD एक तरह से ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती है, तो कई सारी बीमारियां इसमें ऐसे हैं जिनको हम समय पर पता लगाएं तो उनका इलाज करते हैं तो मरीज स्वस्थ हो जाता है। पर कुछ तरह की ILD ऐसी भी होती है जिसके अंदर अगर हमें पता हो, हम दवाई भी दे रहे हैं, फिर भी वो प्रोग्रेस करती है। तो ILD का समय पे पता लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसके कारण का पता लगाते हैं, हम क्यों ILD हो रही है, तो उसको अवॉइड करने पे या उसको प्रॉपर इलाज करने पे हमने देखा ILD का मरीज भी काफ़ी अच्छा जी लेता है। सर तो जैसे अभी आप तीनों चीज़ें आपने जैसे टर्म बताई हैं, सो क्या हमारा आसपास का रहने का जो जहाँ हम रहते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम लोग नमी वाले एरिया में रहते हैं या थोड़ा गंदगी ज़्यादा हो, गंदगी तो डेफिनेटली आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन नमी वाले एरिया के अंदर या घर में कहीं पर सीलन हो तो उसकी वजह से भी क्या ये प्रॉब्लम उसको प्रोग्रेसिव बनाती है? बिल्कुल, देखिए ILD जो है तो एक प्रकार की ILD होती है जिसमें हम देखते हैं फफूंद है, ये इसके अलावा कबूतर है, पिजन्स है, इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है ये सब ILD को बढ़ाती है। और लंग की कोई भी बीमारी हो, भले ILD हो, भले अस्थमा हो, भले COPD हो, स्मोकिंग उसको बढ़ाता ही बढ़ाता है, पोल्यूशन उसको बढ़ाता ही बढ़ाता है, डस्टी एनवायरनमेंट जो होता है उसको वर्सन करता ही है। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में अगर आपके हैं और आप इनको हटा देते हो तो आपकी बीमारी से आप ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हो और बेहतर कंट्रोल कर सकते हो। तो जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने इन चीज़ों के बारे में बताया, तो कई बार इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से और कुछ इन्वेस्टिगेशन प्लस टेस्ट के हिसाब से डॉक्टर्स टर्म यूज़ करते हैं जिसको कि हम लोग नॉर्मल रूटीन में सुन के बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी या थोरेसिस्कोपी। आज मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि ब्रोंकोस्कोपी और थोरेस्कोपी में मतलब क्या है और आप कब सजेस्ट करते हैं? देखिए, ब्रोंकोस्कोपी जो होती है वो सांस की नली की जांच होती है। वो एक एंडोस्कोपिक ट्यूब होती है, नाक के रिश्ते या मुंह के रिश्ते से हम उसको सांस की नली में जाते हैं, सांस की नलियाँ पूरी तरह से अंदर देख लेते हैं। अगर उसके अंदर हमें लगता है निमोनिया है तो वहाँ से हम सैंपल ले लेते हैं, अंदर हमें लगता है कोई गांठ है तो वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फेफड़े के अंदर भी कोई गांठ है, मतलब कि नली के अंदर की तरफ, तो एक सुई के द्वारा हम वहाँ से भी सैंपलिंग कर सकते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी अभी बहुत एडवांस टेक्निक है और इसका एडवांसमेंट होता जा रहा है वक्त के साथ। हम देख रहे हैं जितना समय हो रहा है तो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, बायोप्सी की नई तकनीक आ गई, जैसे क्रायो बायोप्सी होती है आजकल, ठंडी बायोप्सी लेते हैं जिसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, काफ़ी सेफ होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अंदर आपकी सांस की नली में कोई ट्यूमर है या कोई मांस उग गया है तो उसको भी हम कट करके APC है, इलेक्ट्रोकॉटरी है, ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं और बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। खासकर अभी हमने देखा रिसेंट में भी हमने एक मरीज की निकाली है। तो हम देखते हैं कि पहले ज़माने में जब ब्रोंकोस्कोपी नहीं होती थी
तो छोटी सी गांठ निकालने के लिए भी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती थी। तो आजकल हम उस टेक्निक से सिंपल सा एक नाक के रास्ते से जाके बिना किसी चीर फाड़ के भी वो इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको बार बार निमोनिया हो रहा है, आपको लग रहा है टीबी है, बलगम नहीं आ रहा, तो हम ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा सैंपल लेके हम उसकी जांच कर सकते हैं और आपकी बीमारी का पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने जो पूछी वो है थोरेकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी में तो हम मुंह से जाते हैं, नाक से जाते हैं, सांस की नली में जाते हैं। थोरेकोस्कोपी में हम अगर आपकी फेफड़े के अंदर पानी भर रहा है, फेफड़े की झिल्ली में पानी भरता है जिसको हम प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं, या हवा बढ़ जाती है तो न्यूमोथोरिस कहते हैं, अगर वो हो रहा है और उसका कारण नहीं पता पड़ रहा तो हम यहाँ से एक छोटा सा चीरा लगा के यहीं से एक दूरबीन डालते हैं, एंडोस्कोप जिसको हम थोरेकोस्कोप कहते हैं। अंदर जाके हम वहाँ देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, अंदर कोई गांठ है या कहीं किसी तरह की सूजन है, तो वहाँ से हम एक सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल से लगभग 90 से 95% संभावना होती है हमें आपकी बीमारी का पता पड़ जाता है भाई आपको क्यों बार बार पानी भर रहा है। अगर आपको मान लीजिए अंदर जाले पड़ गए हैं, कई बार जाले पड़ने की वजह से हम देखते हैं आपको पानी हो गया, लंग से पानी निकाल रहे हैं पर भी फेफड़ा नहीं फैल रहा है, तो ऐसे केस में हम थोरेकोस्कोपी की जाकर जालों को काट भी देते हैं और आपका फेफड़ा फैल जाता है और आपकी बीमारी का नहीं पता लगाया जा सकता है। तो ये दोनों ही इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी की एडवांस टेक्निक्स हैं जो आजकल बहुत काम में आ रही हैं और मैंने देखा इससे जो हमारी लंग की बीमारियां हैं उनको पता करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में दोनों में बहुत सहयोग हो रहा है। वैसे सर ने वो टर्म यूज़ कर ही लिया जो मेरे दिमाग में था, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी। थैंक यू सर इस चीज़ के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब इसी के अंदर सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया गांठ को हम लोग करते हैं, सो क्या ये हम इसी इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी जिसको आपने टर्म यूज़ किया है इस एडवांस टेक्निक से ही करते हैं? हाँ, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम सांस की नली के अंदर जाके या हम फेफड़े के अंदर से जाके कोई भी इंटरवेंशन कर सकते हैं उसको हम इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी कहते हैं। जैसे मतलब आपको गांठ है, हम अंदर गए, अब हमने उसको देखा, अब हमने उसको कट कर दिया, उसको हमने पकड़ के बाहर निकाल लिया, तो ये सब इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी के अंदर आता है। ग्रेट। सो मतलब आपको मेजर सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा चीरापाड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। एक इंटरवेंशनल जो तरीका है जिसके अंदर की बहुत माइन्यूट सा एक आई वुड से कि उसके अंदर एक होल करके अपन इस चीज़ को करते हैं। सर होल भी नहीं करते, नाक की नली के अंदर से आते हैं या मुंह के अंदर। सो आपको सर्जरी होल अगर आप थोरेकोस्कोपी करते हैं तो उसके अंदर होल करना पड़ता है, ब्रोंकोस्कोपी के अंदर कोई होल की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए आप आज की डेट में मेडिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, डॉक्टर्स इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन भी करते हैं कि पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो, जल्दी से जल्दी रिलीफ में अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आ सके। सो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमें आज सर से बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहूँगा। एक तो है सर निमोनिया और ARDS के लिए, और दूसरा एक मैं पूछना चाहूँगा सर लोगों के सोते सोते बहुत खर्राटे आते हैं, पड़ोसी भी नहीं सो पाता, इसके ऊपर बात करना। ठीक है, दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हाँ तो बिल्कुल, तो खर्राटे आना जैसा हम देखते हैं, खर्राटे से मरीज खुद तो परेशान कम होता है पर जो उसके साथ सोता है उसका पार्टनर वो बहुत परेशान होता है। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो तलाक का भी बहुत कॉमन कारण है कि भाई हम सो नहीं पाते तो लोग तलाक भी, अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो खर्राटे का आना बीमारी से संबंधित है या नहीं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आपके दिन में जब उठ रहे हैं तो आपको दिन में बैठे बैठे नींद आ रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको भूलने की बीमारी हो रही है, आपकी सांस भर रही है, तो इसका मतलब है जो आपके खर्राटे आ रहे हैं वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच रही और आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर क्या होता है, जब आप सोते हैं रात को तो यहाँ सांस की नली के अंदर रुकावट होती है, रुकावट होने की वजह से आप सांस पूरी तरह से अंदर नहीं ले पाते हैं। जब पूरी सांस हम अंदर नहीं लेंगे तो क्या होगा, बार बार हमारी सांस के अंदर रुकावट होगी जिससे खर्राटे आते हैं। एक खाली ट्यूब हो तो उसमें हवा जाएगी तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, पर एक बंद ट्यूब है, आधी बंद ट्यूब है तो उसमें टर्बुलेंस होती है, उसकी वजह से आवाज़ आती है, जो टिश्यू का वाइब्रेशन होता है जिसको हम खर्राटे कहते हैं। अब खर्राटे होने की वजह से क्या होता है, आपकी स्लीप साइकिल जो होती है ना, जैसे कंप्लीट होती है N1, N2, N3 और रैम, ये स्लीप साइकिल की स्टेजेस होती हैं। जब रैम स्लीप और N3 स्लीप डीप होती है, अगर ये स्लीप आपको नहीं आ रही है तो आपका ब्रेन क्या सिग्नल करेगा कि भाई मुझे नींद आई ही नहीं, तो आदमी को क्या होगा, दिन में सुस्ती आएगी, दिन में बैठे बैठे वो सो जाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और हमने देखा है कि OSA का हम इलाज ना कराएं या OSA के मरीज को जब ये पता ही नहीं पड़ता कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रही,
हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सी बीमारियों के लक्षण हैं वो आ जाते हैं। वो बीमारियां हो सकती है जैसे हम देखें इसमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, बीपी नहीं कंट्रोल में आता है, शुगर्स कंट्रोल में नहीं आती है, ब्रेन का स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, लगता है सिंपल सी खराटे आने की बीमारी है, पर दूसरी बहुत सी बीमारियां इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर आपको खराटे आ रहे हैं, खराटों के साथ आपको डे टाइम डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको पक्का डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने पूछी निमोनिया ARDS। तो निमोनिया के बारे में यूजली लोग जानते ही हैं कि सिंपल फेफड़े का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम निमोनिया कहते हैं, पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा वायरल निमोनिया बहुत बढ़ गया है। तो वायरल निमोनिया बढ़ के क्या होता है, जैसे ही वायरल निमोनिया बढ़ता है तो उसमें एकदम से शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जब ये ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक कैलकुलेटर होता है, PF रेशियो निकालते हैं हम, अगर वो रेशियो बहुत कम हो जाता है तो उसको हम ARDS कहते हैं। ARDS का मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपकी जो अंदर ऑक्सीजन हम जा ही नहीं रही है, और किसी भी तरह से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, भले नली के द्वारा भले बाईपैप के द्वारा, और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ARDS के अंदर हमने यूजली देखा, पहले हम ऑक्सीजन देते हैं, कई सारे तरीके हैं, है ना, बाईपैप के थ्रू दी, हाई फ्लो कैनुला के थ्रू देते हैं। अगर फिर भी पेशेंट के ऑक्सीजन नहीं आती उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। हम लोग बहुत कॉमनली ये करते हैं, वेंटिलेटर के लेने के बाद भी प्रोनिंग होती है, उससे भी ARDS का इम्प्रूवमेंट होता है। तो अपने हॉस्पिटल में हम लोग प्रोनिंग बहुत कॉमनली करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं, और इससे हमने बहुत सारे मरीजों की जान बचाई है। इसके अलावा एक और एडवांस टेक्निक है जिसका हम लोग काम में लेते हैं, जिसको ECMO कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मरीज को ARDS हुआ है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है, वेंटिलेटर पे ले लिया, प्रोन कर दिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, प्रोन का मतलब मरीज को उल्टा करके रखते हैं हम, अगर उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप होता है ECMO। ECMO एक तरह से एक मशीन होती है जिसमें हम शरीर का सारा ब्लड बाहर निकालते हैं, बाहर से हम उसमें ऑक्सीजन डालते हैं और वापस से शरीर में डालते हैं। तो ये प्रक्रिया हम तब तक चलाते हैं जब तक मरीज के खुद के लंग्स रिकवर ना हो जाए। तो ARDS जैसा मैंने देखा पिछले कुछ टाइम में वायरल ARDS बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए हमें जानकारी और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि ARDS बढ़ रहा है तो आप ऐसे सेंटर पे जाएं जहाँ पे अपने वेंटिलेटर की सुविधा हो, प्रोनिंग की सुविधा हो, और अगर आपका ARDS वर्सन हो रहा है तो ऐसे सेंटर की जरूरत पड़ सकती है जहाँ ECMO की फैसिलिटी हो। इसका मतलब एक बढ़िया पल्मोनोलॉजिस्ट होना चाहिए आपके पास में, और एक बेस्ट क्रिटिकल केयर सेंटर आपके पास में होना चाहिए। बिल्कुल। सर, एक ऑफ द रूट बात करना चाहूँगा, आप कैसा देखते हैं कोविड पीरियड का वो समय, वो काल जिसमें कि आपने काफ़ी लोगों को ट्रीट किया, लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझा, किस सिचुएशन से निकल के आपने ट्रीट किया लोगों को, उसको और आज के दौर को आप कैसा देखते हैं? दोनों बहुत डिफरेंस हैं। वो एक सिनेरियो था, कैसे हुआ किसी को नहीं है वो चीज़, लेकिन आप लोगों के बीच में बिहेवियर में कैसा डिफरेंस देखते? देखिए, लोगों कोविड के टाइम तो क्या था, लोग बहुत डरे हुए थे, मैं ऐसा कह दूं, क्योंकि कोविड खराब होने की बजाय मैं ऐसा कहूँगा बहुत से लोगों में खराब हुआ। मतलब जैसे एक तो क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन इफेक्ट हुई, बहुत सारे लोगों में कोविड हुआ, और उनमें से भी कई सारे लोग ऐसे जिनको सीवियर कोविड हुआ। तो जैसे क्या होता था, सीवियर कोविड हुआ तो एकदम से मरीज इतना स्पीड से ख़राब होता था कि हमें कोई टाइम ही नहीं मिलता था। जो मैं वायरल ARDS की आपको बात कर रहा हूँ, कोविड के अंदर हमने देखा कि वो ARDS से लोग बच ही नहीं पाते थे, ECMO लगाने तक का टाइम नहीं मिलता था, और फेफड़े इतने डैमेज हो जाते थे कि ECMO लगाओ तो भी मरीज को फ़ायदा नहीं होता था। तो उस वक्त लोग बहुत डरे हुए थे, अपन ने देखा इतने मरीज हो गए थे, हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं थी। तो एक दौर ख़राब दौर था, मैं ऐसा कहूँगा कि वो बहुत ही खराब था। बिल्कुल, वाकई ऐसा दौर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक साथ इतने मरीज आएंगे, आपका हेल्थ सिस्टम वो संभाल ही ना पाए। दूसरी बात, ऐसी बीमारी जो इतनी स्पीड से बढ़ रही है किस किस मरीज में कि आप चाह के भी उसको नहीं बचा सकते हैं। तो वो दौर एक ख़राब था। अब उसके बाद में हमने देखा लोगों में जागरूकता बढ़ी है, विशेषकर लंग हेल्थ के प्रति पोस्ट कोविड लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। लोगों में ये समझ में आने लग गया उनको कि भाई फेफड़े की बीमारी भी इतनी जानलेवा हो सकती है अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट या डायग्नोस टाइम पे नहीं किया जाए। तो बिल्कुल दौर में बहुत फर्क है। प्री कोविड लोग लंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पोस्ट कोविड लोग लंग्स ही छोड़ो अपनी बाकी की हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। आज हमने डॉक्टर के शर्मा से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है, जिसमें कि सांस की तकलीफ, हमारे को नींद नहीं आने की बीमारी, हम लोगों को खांसी जुकाम जो हो जाता है उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, विभिन्न बीमारियों के बारे में जो कि कॉमन टर्म्स हैं, अब आज की डेट में कॉमन हो गई हैं, जैसे अस्थमा हो गया, हमारा COPD हो गया, ILD हो गया, निमोनिया हो गया,
हम उसके अंदर फिर जो ट्रीटमेंट के हिसाब से बात करते हैं कि ब्रोंकोस्कोपी है, थोरेसिस्कोपी है, या फिर हम बात करें मेजर जो आज की डेट में एडवांसमेंट है जिसको कि हम इंटरवेंशनल इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी मिली है हमें। फिर भी आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर साहब से और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको हम डॉक्टर से कनेक्ट करवाएंगे, या फिर मौका लगा तो आपका डॉक्टर साहब से स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके आपसे कंसल्ट करवाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है। मानता हूँ समझता हूँ कि इससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सर।